नमस्कार दोस्तों, मैं सागिर आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्विक योर सपोर्ट पे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया एनालिसिस वीडियो। दोस्तों इन दिनों सरकारी कंपनियों को लेकर के ये दो शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है। पहला डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश और दूसरा निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशंस। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश और प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण होता क्या है। सरकार के लिए विनिवेश वास्तव में पैसे जुटाने का एक जरिया है। इसमें सरकार सरकारी कंपनियों की शेयर बाजार में बेच करके वास्तव में पैसा जुटाती है। दोस्तों आइए जानने की कोशिश करते हैं कि PSU होता क्या है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होता क्या है। दोस्तों PSU का असली मतलब होता है यानी सरकार जो पब्लिक के पैसे यानी टैक्स के पैसे से जो कंपनी खरीदती है या फिर किसी कंपनी का शेयर खरीदती है तो उसे PSU कहा जाता है। आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं विनिवेश होता क्या है। वास्तव में विनिवेश उन्हीं सरकारी कंपनियों की कुछ शेयर को बेच करके जो पैसे जुटाई जाती है उसे विनिवेश कहते हैं। दोस्तों PSU में विनिवेश या तो किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में सारे शेयर को बेच करके किया जा सकता है या फिर उसी शेयर को आम लोगों को खरीदने के लिए जारी किया जा सकता है। दोस्तों अक्सर लोग ये विनिवेश को निजीकरण समझ बैठते हैं, लेकिन विनिवेश अलग है और निजीकरण अलग है। आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि निजीकरण होता क्या। जब सरकार PSU यानी किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की किसी भी कंपनी की शेयर 51% से अधिक शेयर जब किसी प्राइवेट कंपनी या फिर खुदरा में बेचने की कोशिश करती है तो उसे हम लोग निजीकरण कहते हैं यानी प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। इसमें सरकार सिर्फ 51% से अधिक शेयर को ही नहीं बेचती, उस कंपनी की मैनेजमेंट को भी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप देती है। आइए दोस्तों अब जानने की कोशिश करते हैं कि विनिवेश और निजीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों सरकार विनिवेश और निजीकरण की इस प्रक्रिया से जो पैसे इकट्ठा करती है उस पैसे को सरकार अपनी दूसरी योजनाओं में खर्च करने के लिए यूज करती है। दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि ये प्राइवेटाइजेशंस और डिसइन्वेस्टमेंट का एक और बड़ा कारण हो सकता है। इसका बड़ा कारण ये हो सकता है दोस्तों कि किसी भी सरकारी कंपनी की जो मैनेजमेंट सर्विस और इनकम है वो बहुत ही घटिया बहुत ही बेकार होती है। अगर किसी सरकारी कंपनी के प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो उस कंपनी की सर्विस मैनेजमेंट और इनकम बेहतर हो सकती है। इसलिए हो सकती है कि सरकार इन सारी कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन से करने के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं वो सिर्फ अपना मुनाफा देखती है। इसी वजह से प्राइवेट कंपनियां जो है वो अपनी कस्टमर्स को बेहतर सर्विस और बेहतर मैनेजमेंट करके दे। अगर हम सरकारी कंपनी की इतिहास उठा करके देखें तो वो कभी मुनाफा नहीं देखती और इसके वजह से हर सरकारी कंपनी या लगभग सरकारी कंपनियां जो होती है वो घाटे में जाती है। और इसका एक बहुत बड़ी रीज़न है दोस्तों कि वो अपने सर्विस और अपनी मैनेजमेंट को अच्छे से कवर नहीं कर पाती है और एक ऐसा वक्त आता है कि सरकारी कंपनी का मैनेजमेंट और सर्विस बहुत ही घटिया बहुत ही बेकार हो जाता है, जो कि लोगों को पसंद नहीं आने लगता है और ज़्यादातर लोग प्राइवेट कंपनियों की तरफ भागते हैं क्योंकि वहाँ की मैनेजमेंट वहाँ की सर्विस जो है वो बहुत बेहतर होती है। आइए दोस्तों बात करते हैं एक सरकारी कंपनी के बारे में, इंडियन रेलवे। दोस्तों हर कोई जानता है कि इंडियन रेलवे एक गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो घंटों तक ट्रेनें लेट होती है। इसका सिर्फ एक रीज़न है दोस्तों कि वहाँ की मैनेजमेंट सही नहीं है और ये सर्विस लोगों को अच्छा प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। हो सकता है कि इंडियन रेलवे की प्राइवेटाइजेशन के बाद उसकी मैनेजमेंट और उसकी सर्विस को अच्छा कर दिया जाए, इससे इंडिया के लोगों को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करवाए जा सके। अगर दोस्तों हम बात करें इंडिया की हॉस्पिटल्स की तो इसमें भी हमें कोई अच्छी मैनेजमेंट और सर्विस नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसी भी इंडिया की हॉस्पिटल्स की तो वहाँ पे या तो कभी बेड की कमी होती है या फिर डॉक्टर्स की कमी होती है या फिर मेडिसिन की कमी होती है। तो ये बेहतर मैनेजमेंट का एक नमूना नहीं हो सकता है दोस्तों हो सकता है कि सरकार इन कंपनियों की मैनेजमेंट और सर्विस को बेहतर बनाने के लिए इसकी प्राइवेटाइजेशन या विनिवेश की प्रक्रिया को अपनाई होगी। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जिस कंपनी की मैनेजमेंट इंडियन गवर्नमेंट नहीं सुधार सकती वो कोई प्राइवेट कंपनी सुधार पाएगी।
दोस्तों हाल ही में इंडियन रेलवे की IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन की शेयर को बेचने की बात उठी थी, जिसमें सरकार ने 12.6% की हिस्सेदारी को बेच करके 645 करोड़ रुपए इकट्ठा की थी और सरकार के पास अभी 77.4% की हिस्सेदारी बची हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि IRCTC हर महीने ऑनलाइन बुकिंग के जरिए 2,50,00,000 से 2,80,00,000 टिकट को बुकिंग करती है। आइए दोस्तों चलते चलते एयर इंडिया की बात करते हैं। एयर इंडिया की शुरुआत 1932 में टाटा कंपनी के द्वारा हुआ था और 1953 में इसे राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी सरकारी हाथों में सौंप दिया गया। 67 साल के बाद इसे फिर से निजीकरण करने की बात की जा रही है, यानी प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही जा रही है। पिछले 5 साल से सरकार एयर इंडिया की खरीदार को ढूंढ रही है। 2018 में सरकार इसकी सिर्फ 75% हिस्सेदारी बेचनी चाह रही थी, लेकिन अब सरकार कह रही है कि अब एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेच देगी। दोस्तों सरकार पिछले 5 सालों से एयर इंडिया के खरीदार को ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक कोई खरीदार नहीं मिल पाया है। इसका सिर्फ एक रीजन है दोस्तों कि एयर इंडिया अब तक कुल 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटे में चल रही है, यानी कर्ज में डूबी हुई है। दोस्तों एयर इंडिया की खरीदार को लेकर के सरकार ने एक छूट पेश की है और उन्होंने कहा है कि जो भी एयर इंडिया को खरीदेगा वो सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए का जो लोन है, यानी जो कर्ज है, उसकी जिम्मा लेना है। बाकी के 37,000 करोड़ का जो कर्ज है उसकी जिम्मा सरकार उठाएगी, उसकी 37,000 करोड़ रुपए सरकार चुकता करेगी। तो दोस्तों ये था विनिवेश और निजीकरण में अंतर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारा काम आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम ID पे जा करके हमें इंस्टा पे सपोर्ट करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।